एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि आज की एक ठोस वैज्ञानिक सच्चाई है। बिल्कुल, और इस सच में थोड़ा हैरान करने वाला है। हाँ, तो सोचिए एक व्यक्ति जिसके कंधे के नीचे का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर रहा। वो पूरी तरह से लकवाग्रस्त है, यानी पैरालाइज्ड है। राइट। लेकिन वो अपनी व्हीलचेयर पर बैठा है और बिना एक उंगली उठाए, बिना कोई शब्द बोले, सिर्फ अपने दिमाग में सोचकर सामने स्क्रीन पर कर्सर घुमा रहा है और इंटरनेट चला रहा है और ऑनलाइन गेम भी खेल रहा है। मतलब ये देखने में किसी जादू जैसा लगता है। हाँ, आमतौर पर ऐसी बातें सच में अविश्वसनीय लगती हैं, लेकिन आज के इस गहराई वाले विश्लेषण में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो मेडिकल साइंस और न्यूरोबायोलॉजी की सारी सीमाओं को तोड़ रहा है। सही कहा आपने, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। सोर्सेज हैं जैसे न्यूरोबायोलॉजी जर्नल्स की ताज़ा रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स के डिटेल्ड मेडिकल डेटा और खुद न्यूरोलिंक के द्वारा पब्लिश किए गए टेक्निकल वाइट पेपर्स। हाँ, और इन सब को एक साथ रखकर देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि क्या इंसानी दिमाग और कंप्यूटर का ये सीधा जुड़ाव, क्या ये मानव जाति के लिए सबसे बड़ा मेडिकल चमत्कार है या फिर व्यक्तिगत निजता और स्वतंत्रता पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जहां साइंस और एथिक्स दोनों एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। अगर हम इन अवेलेबल साइंटिफिक डेटा और ट्रायल्स को बारीकी से देखें तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक नया गैजेट नहीं है। राइट, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ, मतलब ये मानव विकास यानी ह्यूमन एवोल्यूशन की दिशा को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। हम अक्सर टेक्नोलॉजी को अपने हाथों से या आवाज से कंट्रोल करते आए हैं। हाँ, जैसे कीबोर्ड या वॉइस असिस्टेंट। बिल्कुल, लेकिन जब वो इंटरफेस सीधे आपका विचार बन जाता है तो इसके मेडिकल फायदे अकल्पनीय रूप से बड़े हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये ब्रेन हैकिंग और सामाजिक असमानता जैसे गहरे खतरे भी लाता है। और इसीलिए इन दोनों पहलुओं पर निष्पक्ष रूप से चर्चा करना जरूरी है। वैसे इस पूरी चर्चा में मुझे एक बात हमेशा खटकती थी। क्या बात? मतलब मीडिया में इसे ऐसे पेश किया जाता है मानो इलॉन मस्क ने अचानक से रातों रात कोई जादुई चिप बना दी हो। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। वही तो, जो रेडिकल जर्नल्स हमारे सामने हैं उनका इतिहास तो कुछ और ही कहता है। 1960 और 70 के दशक के रिसर्च पेपर साफ दिखाते हैं कि वैज्ञानिकों ने तभी भांप लिया था कि हमारा दिमाग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर काम करता है। सही बात है। उसके बाद ही तो ईईजी स्कैन का दौर आया। हाँ, जहाँ सर के ऊपर इलेक्ट्रोड लगाकर दिमागी तरंगों को पढ़ने की कोशिश की गई। तो क्या ये कहना सही होगा कि ये तकनीक दरअसल दशकों पुरानी है, बस अब इसका रूप बदल गया है? इतिहास को समझना यहाँ सच में बहुत अहम है। 1990 के दशक में भी लकवाग्रस्त मरीजों पर कुछ शुरुआती ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जिन्हें हम BCI कहते हैं, उनके प्रयोग हुए थे। अच्छा, मतलब 90 के दशक में ही? हाँ, लेकिन EEG जैसी तकनीकों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वे खोपड़ी के ऊपर से काम करती थी। ओह, तो सिग्नल ब्लॉक हो जाता होगा। बिल्कुल, हमारी खोपड़ी और उसके नीचे मौजूद तरल पदार्थ ये एक बहुत बड़े इंसुलेटर का काम करते हैं। वे दिमाग के अंदर पैदा होने वाले नन्हे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बाहर आने से रोकते हैं। तो इस वजह से पुराने डिवाइसेस स्लो होते होंगे। हाँ, इसलिए पुराने BCI उपकरण बहुत धीमे और भारी भरकम थे। मतलब एक कमांड को प्रोसेस करने में कई मिनट लग जाते थे। ओह वाओ, कई मिनट सिर्फ एक कमांड के लिए? बिल्कुल। तो न्यूरोलिंक या आधुनिक BCI तकनीक ने जो किया है वो ये है कि इस खोपड़ी की बाधा को पार करके सीधे सिग्नल के सोर्स तक पहुंचना। अगर मैं इस पुरानी EEG तकनीक की तुलना करूं, तो क्या ये कुछ ऐसा है जैसे हम एक बहुत ही मोटे और भारी कंबल के बाहर से किसी के दिल की धड़कन सुनने की कोशिश कर रहे हो? ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। हाँ, मतलब आवाज तो आएगी लेकिन वो इतनी अस्पष्ट होगी कि हम कोई सटीक जानकारी नहीं निकाल पाएंगे। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। मस्क ने 2016 में अपने व्हाइट पेपर्स में जिस ह्यूमन AI सिम्बायोसिस का जिक्र किया है, उसका मेडिकल साइंस से क्या लेना देना? उनका विजन थोड़ा अलग है। हाँ, उनका विजन तो इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच एक तालमेल बिठाने का लगता है।
क्या वे इस तकनीक के जरिए इंसानों को एआई की गति से सोचने के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं? देखिए, उस व्हाइट पेपर का सबसे मुख्य तर्क यही है कि एआई जिस गति से डेटा प्रोसेस कर रहा है, इंसानी दिमाग जैविक रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मतलब हम उतने फास्ट नहीं हैं। अंदर से तो हैं। हमारा दिमाग जानकारी को प्रोसेस बहुत तेजी से करता है, लेकिन जब बात उस जानकारी को बाहर निकालने की होती है, जैसे टाइप करना या बोलना, तो हमारी गति बहुत धीमी हो जाती है। अच्छा, इसे ही वो बैंडविड्थ प्रॉब्लम कहते हैं ना? बिल्कुल, यही बैंडविड्थ की समस्या है। और मस्क के दस्तावेजों के अनुसार BCI तकनीक का अंतिम लक्ष्य इसी बैंडविड्थ को बढ़ाना है। पर वो तो बात की बात है ना। हाँ, वहां तक पहुंचने से पहले जो पहला और सबसे व्यवहारिक कदम है, वो चिकित्सा क्षेत्र में ही है। राइट। क्योंकि जो तकनीक एक स्वस्थ इंसान को मशीन की गति से जोड़ सकती है, वही सेम तकनीक एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को नॉर्मल जीवन भी लौटा सकती है। ये बात तो है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये सब काम कैसे करता है? इसका टेक्निकल हिस्सा काफी दिलचस्प है। हाँ, मैंने जब इन सोर्सेस को पढ़ा तो सामने आया कि हमारा पूरा दिमाग न्यूरॉन से बना है और वे एक दूसरे से बात करने के लिए जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, वो एक तरह का केमिकल और इलेक्ट्रिकल विस्फोट होता है। बिल्कुल सही, एक छोटा सा करंट होता है। तो अगर ये चिप एक डिजिटल ट्रांसलेटर है जो इस बायोलॉजी की भाषा को कंप्यूटर कोड में बदलती है, तो इस चिप को इन न्यूरॉन्स के बहुत करीब जाना होगा। एकदम करीब जाना होगा। लेकिन हमारा दिमाग कोई ठोस चीज तो है नहीं, वो तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नाम के लिक्विड में तैरता रहता है। हाँ, वो काफी नरम होता है। तो अगर सर के अंदर कोई सख्त सिलिकॉन की चिप या तार डाल दिए जाएं, तो हमारे हिलने डुलने पर वो तार अंदर के नाजुक टिश्यू को चीर नहीं देंगे? मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। आपका डर बिल्कुल जायज है, और ये एक बहुत ही टेक्निकल और अहम पॉइंट है जिसने दशकों तक न्यूरो साइंटिस्ट को परेशान किया था। तो उन्होंने इसका क्या हल निकाला? देखिए, अगर दिमाग में कोई सख्त धातु डाली जाए, तो दिमाग का सुरक्षा तंत्र, जिसे इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, वो उस धातु के चारों ओर एक स्कार टिश्यू बना लेता है। ओ, मतलब बॉडी उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। हाँ? और इससे सिग्नल आना बंद हो जाते हैं और दिमाग को नुकसान भी पहुंचता है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए जो समाधान निकाला गया, वो था पॉलीमर थ्रेड्स का इस्तेमाल। पॉलीमर थ्रेड्स यानी प्लास्टिक के धागे? एक खास तरह के। ये धागे इतने लचीले और इंसानी बाल से भी इतने ज्यादा पतले होते हैं कि वे दिमाग के लिक्विड में उसके साथ साथ तैर सकते हैं। वे बाल से भी पतले? बिल्कुल, और इसीलिए वे दिमाग के टिश्यूज को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। धागे तो समझ में आते हैं, पर एक बात बताइए, उन बाल से भी पतले धागों को दिमाग के सही हिस्से जैसे मोटर कॉर्टेक्स, वहां लगाएगा कौन? यही वो जगह है जहां नया इन्वेंशन जरूरी था। मतलब किसी भी इंसान के हाथ में, चाहे वो दुनिया का सबसे बेहतरीन सर्जन ही क्यों ना हो, इतनी प्रिसिजन तो हो नहीं सकती कि वो धड़कते हुए दिमाग और खून की नसों के बीच में से एक माइक्रोस्कोपिक धागा पिरो दे, है ना? बिल्कुल नहीं, और सर्जिकल रोबोट का विकास इसी मजबूरी का नतीजा है। अच्छा, तो रोबोट सर्जरी करता है? हाँ, न्यूरल लिंक का जो रोबोटिक सिस्टम है, वो ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी का उपयोग करता है। ये क्या होता है? ये रोबोट सर्जरी के दौरान दिमाग की सतह का एक 3D मैप तैयार करता है। ये खून की नसों की बिल्कुल सटीक पहचान करता है और धागों को उन नसों के बीच से गुजारता है, ताकि ब्लीडिंग ना हो। बिल्कुल, ताकि एक भी बूंद खून ना बहे। और जब ये धागे न्यूरॉन के पास सेट हो जाते हैं, तो वे उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पकड़ते हैं। और फिर चिप क्या करती है? चिप का जो प्रोसेसर है, वो उन सिग्नल्स को 0 और 1 के डिजिटल डेटा में बदलता है, और फिर वो डेटा वायरलेस तरीके से बाहर के डिवाइस तक पहुंचता है। और यहीं पर मैंने उन न्यूरोबायोलॉजी जर्नल्स में एक बहुत ही दिलचस्प शब्द पढ़ा, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी दिमाग का सबसे बड़ा जादू है। ये वही प्रोसेस है ना, जहां दिमाग खुद को नया रूप देता है। मतलब शुरुआत में जब चिप लगाई जाती है, तो दिमाग को नहीं पता होता कि बाहरी कंप्यूटर का कर्सर क्या है। सही बात है, उसके लिए वो अनजान है। लेकिन जैसे ही इंसान कर्सर हिलाने की सोचता है और सामने स्क्रीन पर कर्सर हिलता है, दिमाग एक नया न्यूरल कनेक्शन बना लेता है। और यही इसकी ताकत है। हाँ, और मैंने पढ़ा कि कुछ ही हफ्तों में दिमाग उस कंप्यूटर कर्सर को अपने शरीर का ही एक अंग समझने लगता है, एकदम किसी फैंटम लिम्ब की तरह। बिल्कुल वैसा ही। तो देखा जाए तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस नहीं है, बल्कि बायोलॉजी का एक जीवित मशीन के साथ तालमेल है। और यही तालमेल मेडिकल साइंस में वे चमत्कार कर रहा है जिनका जिक्र हम क्लिनिकल ट्रायल्स की रिपोर्ट्स में देखते हैं। जैसे वो नोलन डार्बोग का केस। हाँ बिल्कुल, जब हम नोलैंड आर्बोग जैसे मरीजों के डेटा को देखते हैं, तो ये तकनीक सिर्फ एक स्क्रीन तक सीमित नहीं रहती।
ये लकवे के मरीजों के लिए दुनिया से जुड़ने का एकमात्र सेतु बन जाती है। राइट, जो उनकी मोबिलिटी छीन गई थी वो वापस ला रहे हैं। हाँ, जो विचार उनके शरीर में कैद होकर रह गए थे वे अब सीधे डिजिटल रूप में बाहर आ रहे हैं। नोलन का केस वाकई इस तकनीक की संभावनाओं को दर्शाता है। एक व्यक्ति जिसका पूरा शरीर सुन्न है, वो सिर्फ अपने मोटर कॉर्टेक्स के सिग्नल से चेस खेल रहा है। अपने आप में अद्भुत है ये। लेकिन देखिए, ये तो मूवमेंट की बात हुई। मेडिकल रिपोर्ट्स में स्पीच रिकवरी का भी जिक्र है। हाँ, स्पीच लॉस वालों के लिए भी ये बहुत अहम है। वही, ऐसे लोग जो पार्किंसंस या स्ट्रोक के कारण बोलने की क्षमता खो चुके हैं, तो क्या ये चिप उनके दिमाग के शब्दों को भी पढ़ सकती है? नहीं पढ़ती। तो फिर किसे पढ़ती है? ये होठों, जीभ और जबड़े को हिलाने के इरादे को, जिसे मोटर इंटेंट कहते हैं, उसे पढ़ती है। अच्छा, मतलब जब हम बोलने की कोशिश करते हैं। हाँ, जब कोई व्यक्ति बोलने की कोशिश करता है, भले ही उसकी मांसपेशियां काम ना कर रही हों, उसका दिमाग अभी भी उन मांसपेशियों को सिग्नल भेज रहा होता है। ओह वाओ, तो चिप उन सिग्नल्स को कैच कर लेती है? बिल्कुल, चिप उन सिग्नल्स को पकड़कर डिकोड करती है और एक वॉइस सिंथेसाइजर के जरिए उन सिग्नल्स को शब्दों में बदल देती है। ये सच में किसी चमत्कार जैसा लगता है। और क्या ब्लाइंडनेस या दृष्टिहीनता के लिए भी कुछ हो रहा है? हाँ, ब्लाइंडनेस के लिए रिसर्च विजुअल कॉर्टेक्स पर केंद्रित है। वो दिमाग का पिछला हिस्सा? सही कहा। अगर आंखों की नसें यानी ऑप्टिक नर्व टूट गई हैं, तो कैमरा का डेटा सीधे दिमाग के उस हिस्से में फीड किया जा सकता है जो तस्वीरों को प्रोसेस करता है। मतलब आंखों की जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल, ये आंखों को पूरी तरह से बाईपास करने की एक प्रोसेस है। कमाल है। अगर हम इस सारी रिसर्च को भौगोलिक नजरिए से देखें, खासकर अपने भारत के संदर्भ में, तो यहाँ का मेडिकल ढांचा तो अलग चुनौतियों से जूझ रहा है। हाँ, भारत की स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ स्ट्रोक और लकवे के मरीजों की संख्या लाखों में है। तो जो भारतीय रिसर्च पेपर्स और मेडिकल संस्थान हैं, वे इस पूरी BCI तकनीक को किस तरह अपना रहे हैं? क्या यहाँ भी सीधे दिमाग में चिप लगाने की होड़ मची है? देखिए, भारतीय दृष्टिकोण थोड़ा अलग और अधिक व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल है। यहाँ के जो प्रमुख न्यूरोलॉजिकल शोध संस्थान हैं, जैसे NIMHAN, वे वर्तमान में BCI तकनीक को मुख्य रूप से न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे हैं। न्यूरो रिहैब मतलब फिजिकल थेरेपी के साथ? हाँ, भारत में इस तकनीक को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने और नॉन इन्वेजिव तरीकों से फिजियोथेरेपी के साथ जोड़ने पर काम हो रहा है। ओह, मतलब बिना सर्जरी के ऊपर से ही यूज करना? बिल्कुल, विदेशी चिप्स का सीधा इस्तेमाल करने के बजाय लक्ष्य यह है कि कैसे दिमागी सिग्नल्स का उपयोग करके स्ट्रोक के मरीजों के मृत पड़े नर्वस सिस्टम को दोबारा से काम करने के लिए ट्रेन किया जाए। ये एक बहुत ही सकारात्मक दिशा है, जहां तकनीक वास्तव में समाज के अमीर गरीब सबके काम आ सकती है। बिल्कुल सही। वैसे इस तरह की साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी गहरी चर्चाएं अगर आपको पसंद आ रही हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकॉन दबाना एक बहुत अच्छा विचार है। ऐसे सपोर्ट से ही इस प्लेटफॉर्म पर और भी डीप और रिसर्च बेस्ड कंटेंट लाने का हौसला मिलता है। हाँ, और आगे आने वाली बातें तो और भी जरूरी हैं। बिल्कुल। खैर, अब हम इस चर्चा के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो इन मेडिकल चमत्कारों से निकलकर एक बहुत गहरे सामाजिक संकट की ओर इशारा करता है, जहाँ खतरे शुरू होते हैं। हाँ, अगर ये तकनीक इतनी सुरक्षित और प्रभावी हो जाती है कि लकवाग्रस्त लोगों का इलाज कर सके, तो जल्दी स्वस्थ लोग भी इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। ये तो इंसानी फितरत है। वही तो, मेमोरी बढ़ाना, नई भाषा को सीधे दिमाग में डाउनलोड कर लेना या अपने मैथमेटिकल प्रोसेसिंग को कैलकुलेटर जितना तेज कर लेना, जब बात यहाँ तक पहुँचती है, तो क्या ये एक सुपर ह्यूमन युग की शुरुआत नहीं होगी? देखिए, जब BCI का उपयोग चिकित्सा की कमी को पूरा करने के बजाय क्षमताओं को बढ़ाने यानी एनहांसमेंट के लिए किया जाने लगेगा, तो वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। कैसे? इंसान के इतिहास में पहली बार बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस प्राकृतिक नहीं रह जाएगी। राइट, वो खरीदी जा सकेगी। बिल्कुल, जो व्यक्ति चिप के जरिए सीधे इंटरनेट के सर्वर से जुड़ा होगा, वो एक सामान्य इंसान की तुलना में सेकंड के 1000वें हिस्से में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। उसका दिमाग तो सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। हाँ, उसकी समस्या सुलझाने की क्षमता इतनी तेज होगी कि बिना चिप वाले लोग उसके साथ कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इतिहास को देखें, तो हर नई तकनीक शुरुआत में बहुत महंगी होती है। जब स्मार्टफोन आए थे या इंटरनेट आया था, तो वो सिर्फ चंद अमीरों के पास था। हाँ, ये एक आम बात है। लेकिन वक्त के साथ तकनीक सस्ती हुई और आज सबके पास है। तो क्या ये चिप भी शुरुआत में एक डिवीजन पैदा करेगी और फिर बाद में सबके लिए नॉर्मल हो जाएगी? क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी समस्या नहीं है? ये तुलना थोड़ी अलग है। देखिए, स्मार्टफोन और इंटरनेट बाहरी उपकरण हैं।
अगर किसी के पास आज इंटरनेट नहीं है तो वो कल उसे खरीद सकता है और दूसरों के बराबर आ सकता है। तो इस चिप में क्या अलग है? अलग ये है कि ये BCI तकनीक हमारी बायोलॉजी में हस्तक्षेप कर रही है। जब कुछ लोग मानसिक और कॉग्निटिव रूप से बाकियों से दशकों आगे निकल जाएंगे तो वे जो आर्थिक और सामाजिक ढांचा बनाएंगे उसमें नॉर्मल इंसानों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। ओह, मतलब ये खास कभी भरा नहीं जा सकेगा? बिल्कुल। ये केवल अमीर और गरीब का सामाजिक विभाजन नहीं होगा, ये एक नई मानव प्रजाति के जन्म जैसा होगा। एनहांस्ड इंसान और नॉर्मल इंसान। ये सच में डरावना है। और ये जैविक असमानता यानी बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी इतनी गहरी होगी जिसे पाटना शायद असंभव हो जाए। मानव विकास यानी ह्यूमन एवोल्यूशन जो अब तक लाखों सालों की प्राकृतिक प्रोसेस से होता था, वो अब सीधे टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन पर निर्भर हो जाएगा। बाप रे, ये असमानता का विचार वाकई बहुत भयानक है। लेकिन मेरे दिमाग में ना इससे भी बड़ा एक सुरक्षा का सवाल आ रहा है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी का। हाँ, आज हम आए दिन सुनते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सर्वर हैक हो गए, लोगों के फोन से डेटा चोरी हो गया। अगर एक फोन हैक होता है तो हम उसे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं या फेंक कर नया ले सकते हैं। सही बात है। सीधे इंटरनेट और एक कॉर्पोरेट सर्वर से जुड़ा है, तो क्या इस बात का बड़ा रिस्क नहीं है कि उसका दिमागी हैक हो जाए? ये ब्रेन हैकिंग का खतरा असल में क्या है? रिसर्च पेपर्स क्या कहते हैं? अब साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में इसे ब्रेन जैकिंग का नाम दिया जा रहा है। ब्रेन जैकिंग? हाँ, और खतरा सिर्फ ये नहीं है कि कोई आपके विचार पढ़ लेगा। सबसे बड़ा खतरा ये है कि डेटा दोनों तरफ बहता है। वेट, मतलब ये कि अगर सिग्नल्स दिमाग से बाहर जा सकते हैं तो बाहर से सिग्नल्स दिमाग के अंदर भी भेजे जा सकते हैं। ओह माय गॉड, मतलब कोई मेरे दिमाग में कुछ डाल सकता है? बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि कोई हैकर या एक भ्रष्ट सिस्टम किसी व्यक्ति के विजुअल कॉर्टेक्स में ऐसी तस्वीरें भेज दे जो वहां हैं ही नहीं, या उसके मोटर कॉर्टेक्स को ऐसे निर्देश दे दे जिन पर उस व्यक्ति का कोई कंट्रोल ना हो। तो मतलब मेरा अपने ही शरीर पर कब्जा नहीं रहेगा? नहीं, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से अंत होगा। और यहाँ बात सिर्फ हैकर्स की भी नहीं है ना? जो कॉर्पोरेट कंपनी इस चिप को बना रही है उसका कंट्रोल तो इस पूरे इकोसिस्टम पर होगा। हाँ, और ये सबसे चिंता की बात है। हमारे विचार, हमारे सपने, हमारे सबसे गहरे राज, वे सब उस कंपनी के सर्वर पर डेटा पैकेट्स के रूप में स्टोर हो रहे होंगे। कॉर्पोरेट ओवरसाइट के इस इशू पर अभी कोई कानून नहीं है। ये निजता का एक ऐसा हनन होगा जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और पता है, ये हमें एक बहुत गहरे दार्शनिक संकट की ओर ले जाता है। फिलोसॉफिकल डिलेमा। बिल्कुल। जब एक व्यक्ति के विचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स आपस में इस कदर घुल मिल जाएंगे कि ये तय करना ही मुश्किल हो जाए कि कौन सा विचार AI का है और कौन सा इंसान का, तो इंसान की असली पहचान क्या रह जाएगी? देखिए, दर्शन शास्त्र में फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत बहुत अहम होता है। राइट। हम अपने फैसले खुद लेते हैं। हाँ, लेकिन अगर AI हर पल आपको फैसले लेने में मदद कर रहा है, आपके मूड को रेगुलेट कर रहा है, तो आप एक स्वतंत्र इंसान कहाँ रह गए? हम तो मशीन के गुलाम बन जाएंगे। इंसान और मशीन के बीच की वो जो एक लकीर है ना, वो पूरी तरह से धुंधली हो जाएगी। व्यक्ति का सेल्फ वो मशीन के सिस्टम में विलीन हो जाएगा। ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। बिल्कुल, ये एक ऐसा अस्तित्व संकट है जिसके लिए अभी हमारे पास कोई कानूनी या नैतिक ढांचा मौजूद ही नहीं है। तो देखिए, इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर हम एक फ्रेमवर्क में रखें, खासकर उन छात्रों के लिए जो साइंस और टेक्नोलॉजी के विषयों का गहराई से अध्ययन करते हैं या एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो 3-4 बड़े स्तंभ सामने आते हैं। हाँ, इसको समराइज करना जरूरी है। पहला है तकनीक की कार्यप्रणाली, जहां बायोलॉजिकल सिग्नल को डिजिटल कमांड्स में बदलना और रोबोटिक सर्जरी की एक्यूरेसी सबसे मुख्य बेस है। दूसरा है इसका मेडिकल उपयोग। बिल्कुल, जो लकवाग्रस्त या दृष्टिहीन मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वहां पर उनकी मोबिलिटी और स्पीच वापस आना सबसे बड़ा पॉइंट है। और तीसरा सबसे जटिल हिस्सा, हाँ, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, जिसमें साइबर सुरक्षा, ब्रेन जैकिंग, दिमागी डेटा पर कॉर्पोरेट कंट्रोल और समाज में नॉर्मल और एनहांस्ड ह्यूमंस के बीच एक ना भरने वाली खाई पैदा होने का खतरा शामिल है। सही कहा। ये केवल एक नए टूल का विकास नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर की सोशल स्ट्रक्चर और ह्यूमन आइडेंटिटी को फिर से डिफाइन करने वाली तकनीक है। सच में, तकनीक कभी भी वैक्यूम में काम नहीं करती। उसके परिणाम पूरे समाज को भुगतने पड़ते हैं।
हम एक ऐसे युग की दहलीज पर हैं जहां बायोलॉजी और टेक आपस में मर्ज होने वाले हैं। और इसके लिए सिर्फ वैज्ञानिक प्रगति ही नहीं बल्कि गहरे नैतिक रूल्स की भी जरूरत है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो शायद इन रिसर्च पेपर्स के दायरों से थोड़ा आगे की है, पर सोचने पर मजबूर जरूर करती है। बताइए। देखिए, आज जब हम कोई स्मार्टफोन या लैपटॉप खरीदते हैं तो कुछ सालों बाद कंपनी उसके सॉफ्टवेयर अपडेट देना बंद कर देती है। हाँ, वो हार्डवेयर ऑब्सोलीट हो जाता है। बिल्कुल, हार्डवेयर ऑब्सोलेसेंस। अब उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां जिस कंपनी ने दिमाग में चिप लगाई है वो कंपनी दिवालिया हो जाए या बंद हो जाए। ओह, ये तो बहुत बड़ा खतरा है। उसके सर्वर काम करना बंद कर दें और चिप का सॉफ्टवेयर अपडेट होना रुक जाए। तब क्या होगा? उस इंसान के दिमाग का जो उस तकनीक पर पूरी तरह निर्भर हो चुका है, उसका तो पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। क्या भविष्य में इंसान के शरीर के अंदर मौजूद हार्डवेयर भी इसी तरह एक्सपायर हो जाएगा? क्या हमें न्यूरल राइट्स या दिमागी अधिकारों के लिए एक नया ग्लोबल संविधान नहीं बनाना पड़ेगा? ये वाकई में एक अहम सवाल है, क्योंकि जब दिमाग खुद एक कंप्यूटर इंटरफेस बन जाएगा तो सबसे बड़ी लड़ाई उस दिमाग के मालिक होने की होगी। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इस नए भविष्य पर विचार करने का ये सिलसिला बाकी रखना जरूरी है।